आप हेडिंग दो जीनोमिक एंड सीडीएनए लाइब्रेरी। तो नाउ आई विल टॉक अबाउट जीनोमिक एंड सीडीएनए लाइब्रेरी। तो इसमें बेसिक प्रोसेस क्या होता है, अगर हम जीनोमिक लाइब्रेरी की बात करेंगे तो ये टोटल जीनोम की बनाई जाती है। तो टोटल जीनोम का मतलब है आप होस्ट में से न्यूक्लियर डीएनए आइसोलेट करते हो, उसकी पूरी की पूरी एक लाइब्रेरी क्रिएट कर देते हो, उसको जीनोमिक लाइब्रेरी बोला जाता है। करते क्या है, टोटल जीनोम इज आइसोलेटेड, उसके बाद डीएनए को तोड़ देते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स और हायर एनिमल्स में ऑर्गेनिजम्स में बहुत बड़ा जीनोम होता है। तो डीएनए इज फ्रैगमेंटेड यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और मैकेनिकल शेयरिंग। मैकेनिकल शेयरिंग के अंदर वो सिरिंज से तोड़ दो डीएनए को, नहीं तो सोनिकेट कर दो, किसी भी प्रोसेस है, बट बेस्ट होता है आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करो, ठीक है। फिर लिंकर्स और अडेप्टर्स यूज करते हैं, डाइजेस्टेड डीएनए के साथ जोड़ देते हैं उसको, एंड देन वो जो फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको क्लोन कर देते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स में। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक, यैक एंड ऑल, वो सब हम करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं एक होस्ट की सीडीएनए लाइब्रेरी क्रिएट करना चाहता हूं तो इट इज क्रिएटेड यूजिंग टोटल एमआरएनए फ्रॉम दी सेल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल में से टोटल एमआरएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा या टिश्यू या ऑर्गन से, फिर उस एमआरएनए को कन्वर्ट करोगे सीडीएनए में। एंड इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको पहले बताया हुआ है एमआरएनए को सीडीएनए में कन्वर्ट करने के लिए एक मेथड होता है ओलिगो डीटी प्राइमर मेथड, दूसरा होता है रैंडम हेक्सामर, फिर एक और मेथड होता है S1 न्यूक्लियस मेथड। इसमें आप सीक्वेंस स्पेसिफिक प्राइमर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सीक्वेंस स्पेसिफिक प्राइमर सिर्फ एक ही सीडीएनए बनाएगा। आपको सारे एमआरएनए का अगर सीडीएनए बनाना है तो यू कैन यूज ओलिगो डीटी, रैंडम हेक्सामर, फिर एक S1 न्यूक्लियस मेथड होता है, वो मैं आपको बाद में अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अब जीनोमिक डीएनए को में जीनोम निकालो, तोड़ दो, फिर उसको लिंकर अडेप्टर्स के साथ जोड़ के फिर फाइनली उस फ्रैगमेंट को क्लोनिंग वेक्टर के अंदर डाल दो। इसमें पहले एमआरएनए निकालो, निकालने के बाद सीडीएनए बनाओ, फिर उस सीडीएनए को क्लोनिंग वेक्टर के अंदर डाल दो, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, जीनोमिक लाइब्रेरी का एक मेन यूज होता है, इट इज यूज टू स्टडी कंप्लीट जीनोम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आप पूरे कंप्लीट जीनोम को अगर स्टडी करना चाहते हो तब आप इसका जीनोम सीक्वेंसिंग एंड ऑल कर लो बाद में, तो फिर आपको यह पता चल जाएगा व्हाट इज द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन और एनी एनिमल और एनी प्लांट। देन अगर आप एक पर्टिकुलर जीनोमिक लाइब्रेरी को उसी होस्ट की सीडीएनए लाइब्रेरी के साथ कंपेयर करोगे तब आप एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स को आइडेंटिफाई कर लेते हो। सो यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें इंट्रॉन्स नहीं होंगे, सीडीएनए लाइब्रेरी में इंट्रॉन्स नहीं होंगे, इसमें इंट्रॉन्स और एक्सॉन दोनों होंगे। दोनों को कंपेयर करके हम पता लगा सकते हैं। एंड देन फाइनली ऑब्वियसली टारगेट एलील की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आप जीनोमिक लाइब्रेरी को यूज कर सकते हो। प्रोब यूज कर लो, कोई क्लोन देखो कौन से क्लोन के साथ जाके वो बाइंड करता है, तब आप टारगेट एलील भी आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है। अब सीडीएनए लाइब्रेरी का क्या यूज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर हम ह्यूमंस की ही बात करें तो मैं अगर अपने बॉडी के किसी भी ऑर्गन या सेल का जीनोमिक लाइब्रेरी बनाऊंगा तब वो सेम होगा, जिसके अंदर न्यूक्लियर डीएनए है, एवरीथिंग विल बी सेम, बिकॉज जीनोम तो हम लोगों में सेम होता है। लेकिन अगर मैं सीडीएनए लाइब्रेरी बनाऊंगा, सो लाइब्रेरी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन टिश्यू इज प्रिपेयर्ड, तो लाइब्रेरी सबकी अलग होगी। क्यों अलग होगी लाइब्रेरी सबकी सीडीएनए लाइब्रेरी, क्यों, क्योंकि कुछ जीन्स सिर्फ लिवर में एक्सप्रेस होंगे, कुछ जीन्स सिर्फ ब्रेन में एक्सप्रेस होंगे, कुछ जीन्स सिर्फ मसल्स में एक्सप्रेस होंगे। तो आप एक कंपैरेटिव सीडीएनए लाइब्रेरी बना सकते हो जिसमें डिफरेंशियली एक्सप्रेस्ड जीन्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिफरेंशियली एक्सप्रेस्ड जीन्स का मतलब ये हो गया कि ऐसे जीन्स जो ऑर्गन स्पेसिफिक या सेल स्पेसिफिक या टिश्यू स्पेसिफिक मैनर में ही एक्सप्रेस होते हैं। फिर आप डेवलपमेंट का भी एक सीडीएनए लाइब्रेरी बना सकते हो। जब ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है तब ऑब्वियसली सीडीएनए लाइब्रेरी आपको यह हेल्प कर देगी कि अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कौन कौन से जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, फिर जब वो बेबी बनता है एम्ब्रियो, व्हेन इट इज फीटस, तब कौन से होते हैं, एडल्ट में कौन से होते हैं। तो कंपैरेटिव एनालिसिस करके आप ये सारी चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड देन फाइनली ऑब्वियसली आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव एंड इनएक्टिव प्रमोटर। सीडीएनए लाइब्रेरी आपको ये भी बता देगी कि भाई आपके सेल के अंदर वो वाला जीन का एक्सप्रेशन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब है इनएक्टिव प्रमोटर प्रेजेंट है, और अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो फिर उसकी बहुत ज्यादा कॉपीज बनेंगी, तो आप वो भी पता लगा सकते हो। तो आप सीडीएनए लाइब्रेरी यूज करके एक तो पूरे ऑर्गेनिज्म की प्रोफाइलिंग बना सकते हो,
प्रोफाइलिंग का मतलब ये हो गया, आप ये पता लगा सकते हो आपका जीन कौन कौन से ऑर्गन में एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये भी बता सकते हो कौन कौन से टाइम में एक्सप्रेस हो रहा है, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, और एक्सट्रीम, वो ओल्ड इंडिविजुअल के अंदर भी एक्सप्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये सारी की सारी चीजें हम सीडीएनए लाइब्रेरी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए सीडीएनए लाइब्रेरी का कंपैरिजन करना जीनोमिक लाइब्रेरी से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको बना लो, लिख लो ये सारे पॉइंट्स, और फिर कोई डाउट है मुझसे पूछ लो। सो आई हैव सीन इन सम ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम in GATE, DBT, or even in fact in CSIR. CSR only I have seen once, but मैंने और एग्जाम्स के अंदर कुछ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी देखे हैं जीनोमिक लाइब्रेरी के। तो इसमें एक बेसिक कैलकुलेशन क्या होती है, अगर आपसे ये बोला जाए कि जी आपने एक वेक्टर को यूज करके टोटल जीनोम की एक लाइब्रेरी बनाई है, तो कितने क्लोन्स बनेंगे, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्लोन, सो दैट इज इक्वल टू टोटल जीनोम साइज, कितना बड़ा साइज है जिसकी आप लाइब्रेरी बना रहे हो, डिवाइडेड बाय इंसर्ट साइज ऑफ द वेक्टर, कि वेक्टर का इंसर्ट साइज क्या है। तो एक तो टोटल जीनोम साइज हो गया डिवाइडेड बाय इंसर्ट साइज ऑफ द वेक्टर। फॉर एग्जांपल, मान लो एक ह्यूमन जीनोम है, उसका साइज 3 × 10⁹ बेस पेयर है, ठीक है, एंड उसकी लाइब्रेरी हमने क्रिएट करी है यूजिंग ए वेक्टर जिसका इंसर्ट साइज या क्लोनिंग साइज 30 किलो बेस पेयर है। तो एन क्या हो जाएगा, 3 × 10⁹ डिवाइडेड बाय 3 × 10⁴। ये 10⁴ कहां से आया, समझ आ गया ना, 30 किलो बेस पेयर बोला है मैंने, तो किलो में 10⁻³ होता है, इसको डिवाइड करो, इतने क्लोन्स बनेंगे। दैट मींस 1 × 10⁵ क्लोन्स बनाओगे अगर आप ये वाला वेक्टर यूज करते हो जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 30 किलो बेस पेयर। अब अगर एक जीनोम के इतने क्लोन बनेंगे तो उसको मैनेज करना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, कि भाई अगर हम इतने 1 मिलियन क्लोन ही अगर हम बनाएंगे एक जीनोम का, तो उन क्लोन्स का टेक केयर करना, उनको काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर होस्ट का जीनोम का साइज बहुत बड़ा है तो बेटर ये है कि आप हाई इंसर्ट कैपेसिटी वाला वेक्टर यूज करो। आप ऐसा वेक्टर यूज करो जिसकी क्लोनिंग कैपेसिटी इससे 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स ज्यादा होती है। एंड इफ यू रिमेंबर द पीपल हु हैव स्टडीड बायोटेक्नोलॉजी, हु हैव सीन माय बायोटेक्नोलॉजी क्लासेस फॉर द प्रीवियस सेशन, so I have told you bacterial artificial chromosome and yeast artificial chromosomes are recommended vectors अगर जीनोम साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अब ये तो हो गया आपका बेसिक कैलकुलेशन। अब आप ये बताओ, पता नहीं इतने क्लोन तो मैक्सिमम बनेंगे ना, ये तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोन है जो बनेंगे। अब पता नहीं इनमें से बनेंगे कितने, कितने स्टेबल होंगे, कुछ हो सकता है डिग्रेड भी हो जाए। तब हम एक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, where number of clones is equal to natural log 1 minus p divided by natural log 1 minus f। तो यहाँ पे जो p है that is the probability of the clone formation, ये 0.5 से 0.99 होता है। ये 0.5 का मतलब है 50% प्रोबेबिलिटी, 0.99 का मतलब है 99% प्रोबेबिलिटी है, और अगर ये 1 हो गया तो मतलब 100% प्रोबेबिलिटी है कि मतलब सारे क्लोन बनेंगे। तो कितने नंबर ऑफ क्लोन एक्चुअली में बनेंगे स्टैटिस्टिकली, वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं हम, जिसमें 1 माइनस पी, पी जो है वो 0.5 to 0.99 होता है, ठीक है, और जो एफ है दैट इज दिस फॉर्मूला, दैट इज टोटल जीनोम साइज, ये वाला टोटल जीनोम साइज डिवाइडेड बाय इंसर्ट साइज ऑफ द वेक्टर। अगर आपसे एग्जामिनर बोल दे कि जी हमने यही वाला क्वेश्चन ये आपसे पूछे और उसमें बोले कि जी 50% प्रोबेबिलिटी है कि क्लोन बनेंगे, तब आप क्या करोगे, नेचुरल लॉग 1 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग 1 माइनस ये जो भी आपका ये फॉर्म रिजल्ट आता है 1 × 10⁵, ठीक है, फिर आपको लॉग की जो वैल्यू दी होगी उसके हिसाब से आप अपना वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तब आपको लॉग का वैल्यू दिया होगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। इसको लिख लो फटाफट। सो अगर हम जो नेक्स्ट मेथड जो हम लोगों को डिस्कस करना है दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ टीएसएस, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। टीएसएस का क्या मतलब होता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। तो जैसे मैंने यहाँ पे कोई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया है, उसमें दिस इज ए प्रमोटर एंड दिस इज टीएसएस, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। और ये जो जीन है ये एक एमआरएनए बना रहा है, और वो एमआरएनए आपको पता है उसके पास पॉली ए टेल होती है और 5 प्राइम कैप होता है जब उसकी प्रोसेसिंग एंड ऑल हो जाती है। अब अगर हमें इस टीएसएस को आइडेंटिफाई करना हो, +1 जिसको बोलते हैं, अगर हमें इसको आइडेंटिफाई करना हो तब हम कैसे करेंगे, एक मेथड होता है दैट इज 5 प्राइम रेस।
अब ये पीसीआर बेस्ड मेथड होता है, और 5 प्राइम रेस को हम क्या बोलते हैं, रैपिड एम्प्लीफिकेशन ऑफ cDNA एंड, दैट इज रैपिड एम्प्लीफिकेशन ऑफ cDNA एंड्स। तो पहली बात, इट इज ए पीसीआर बेस्ड मेथड। दूसरी, इट इन्वॉल्व्स अनीलिंग ऑफ प्राइमर विद द टारगेट एमआरएनए। तो जिस जीन का आप टीएसएस आइडेंटिफाई करना चाहते हो, जिस जीन का, उसके खिलाफ आप प्राइमर बनाओगे। तो प्रोसेस क्या है, मान लो ये जीन का एमआरएनए है, तो एक सीक्वेंस स्पेसिफिक प्राइमर यूज करो, वो प्राइमर इसके इंटरनल कहीं पे भी सीक्वेंस में जाके बाइंड कर जाएगा, और फिर उसका cDNA बना दो। तो अगर आपको ये पता है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो ये क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एंड यू नो दिस थिंग, पॉलीमराइजेशन कैसे होती है, पॉलीमराइजेशन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। तो अब ये cDNA बन गया, तो ये जो cDNA है उसके ऊपर क्या है, आरएनए है, तो आरएनए और cDNA का हाइब्रिड बन गया। तो फिर आरएनएस एच एंजाइम यूज करो और उसमें से आरएनए को डिग्रेड कर दो। तो आरएनएस एच जो है वो आरएनए और डीएनए के हाइब्रिड में से आरएनए को डिग्रेड कर देता है। अब आपके पास क्या बच गया, सिंगल स्ट्रैंडेड cDNA। लेकिन अब सिंगल स्ट्रैंडेड cDNA का 3 प्राइम एंड आपको मिला है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड का एक स्ट्रैंड बना है। फिर आप क्या करो, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफेरेज टीडीटी एंजाइम को डालो और उसके साथ डीऑक्सी जीटीपी डाल दो, और भी कुछ भी डाल सकते हो। लेकिन इफ यू रिमेंबर, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफेरेज क्या करता है, 3 प्राइम एंड में न्यूक्लियोटाइड को इनकॉर्पोरेट कर देता है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। तो आपने जैसे टीडीटी एंजाइम डाला, उसके साथ डीऑक्सी जीटीपी डाल दिया, तो वो क्या करेगा, 3 प्राइम एंड में ग्वानिन को इनकॉर्पोरेट कर देगा। और ये जो आपका cDNA है उसके 3 प्राइम एंड में ग्वानिन आ गया, क्योंकि आपने डीऑक्सी जीटीपी यूज करा था। एटीपी यूज करते तो एडीनिन डाल देता, जो आपने न्यूक्लियोटाइड यूज करा है, ठीक है। उसके बाद ओलिगो डीसी प्राइमर, तो ऐड ओलिगो डीसी प्राइमर, तो वो क्या होगा, सीसीसी का बना होगा, तो वो इन ग्वानिन के साथ जाके बाइंड कर जाएगा। फिर पीसीआर लगा दो और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम दूसरा सिंगल स्ट्रैंडेड cDNA बन जाएगा। तो पहला ऑलरेडी था, अब दूसरा बन गया, तो ये डबल स्ट्रैंडेड cDNA कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर जो इसका 5 प्राइम एंड है उसको आइडेंटिफाई कर लो, दैट इज योर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। बना लो उसको फटाफट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, सर ये आपने जो एड ओलिगो डीसी प्राइमर लिखा है उसके बाद आपने दोनों ऊपर और नीचे 5' to 3' लिखा है, तो ये दोनों 5' to 3' ही होंगे? नहीं, सॉरी क्योंकि सॉरी उससे सॉरी, पहले उसको करेक्ट कर लो, वो 3 प्राइम है। ये जो है, दिस इज 3 प्राइम एंड दिस इज 5 प्राइम, ठीक है। इसमें ग्वानिन जो है वो 3 प्राइम है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसको करेक्ट कर लेना, दिस इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एंड देन ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है जो नया बना है, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सर, यस, हम 5 प्राइम एंड को एग्जैक्टली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसमें? देखो आपका जो एमआरएनए बना है वो 5 प्राइम एंड से ही बना होगा जीन के, करेक्ट। यस सर। तो आपने जब cDNA बनाया, तो जो cDNA कॉम्प्लीमेंट्री जो सिंगल स्ट्रैंडेड cDNA बनेगा, तो वो वहां तक पूरा स्ट्रैंड बनेगा जहां तक ये 5 प्राइम एंड प्रेजेंट है, करेक्ट। यस सर। तो आपको बस उसका कॉम्प्लीमेंट्री cDNA बना लो, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना लो, वही 5 प्राइम एंड सीक्वेंस है जो आपके टीएसएस में प्रेजेंट है। ओके सर। ये तो +1 तो समझ आता है ना सबको, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजी +1। +1 का मतलब ये क्या होता है, +1? फिर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है वहां पे ना, हाँ, स्ट्रीम। ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम इससे जो हम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं बस। एग्जैक्टली, बस ये वही है और कुछ नहीं है। ओके। 2 बार 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है इसमें से, उन्होंने सिंपल मेथड्स पूछे थे कि बताइए टीएसएस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। तो आपको इसलिए मैं अलग से लिखवा रहा हूं ये, ताकि तुम्हें याद रहे कि टीएसएस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है।